तो रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच तो बुक हो गया, लेकिन इनकी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बनाने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों ही फेस सुपरस्टार हैं। तो उल्टी सीधी हरकतें तो ये स्टोरी लाइन को बिल्ड करने के लिए शायद करेंगे नहीं। तो अभी रिसेंटली डेव मेल्जर ने बड़ा ही अच्छा खासा आइडिया पिच करा है, जिसमें उनका कहना है कि भाई रोमन रेंस और सीएम पंक की स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन को भी इसमें डाल दो। अभी ड्रू मैकिंटायर का तो हमें पता है कि भाई कितने खतरनाक तरीके के हील है वो। लास्ट टाइम जब रोमन रेंस और सीएम पंक का फेस ऑफ हुआ था रॉयल रंबल के बाद रॉ में, तो भाई वहाँ भी ड्रू मैकिंटायर को बहुत तगड़े तरीके से मेंशन करा गया था। तो यहाँ डेव मेल्जर पिच कर रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का अगर मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, तो भाई इनकी स्टोरी लाइन भी रोमन रेंस और सीएम पंक की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जानी चाहिए। इससे दोनों ही पार्टीज का फायदा हो जाएगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के मैच में फिलहाल फैंस का इंटरेस्ट कम हो रहा है। भले ही इनकी स्टोरी लाइन अच्छी है, लेकिन 8 महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई चला रही है, तो भाई फैंस बोर हो चुके हैं। इसी के साथ रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच के लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन इनकी स्टोरी लाइन क्योंकि दोनों ही फेस हैं तो ज़्यादा कुछ खास शायद बनेगी नहीं। तो भाई बढ़िया आइडिया है कि दोनों ही पार्टीज़ को सेम पेज पर डाल दो और स्टोरी लाइन को अच्छे तरीके से बिल्ड कर दो। फिलहाल रोमन रेंस तो रॉ के लिए अनाउंस दी हैं कि पूरे मार्च में वो हमें देखने को मिलेंगे, और स्मैकडाउन और रॉ का कुछ ऐसा सीन भी नहीं है कि भाई रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में नहीं आ सकता और स्मैकडाउन का रॉ में नहीं आ सकता। यहाँ उन्होंने एक मैच का आइडिया भी पिच करा है कि कोडी रोड्स और सीएम पंक का क्योंकि भाईचारा है, तो भाई इन्हें एक टीम में डालो और रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर को एक टीम में डाल दो और इनका टैग टीम मैच कराओ रेसलमेनिया से पहले रॉ या फिर स्मैकडाउन में, जो कि भाई बाद में ऑब्वियसली भसड़ के साथ खत्म होगा, क्योंकि रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर सेम पेज पर तो होंगे नहीं। अभी आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, जिससे ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का भी फ़ायदा हो जाएगा और रोमन रेंस और सीएम पंक का भी, और थोड़ी बहुत रेसलमेनिया की हाइप भी बन जाएगी, क्योंकि भाई अभी फ़िलहाल कुछ हाइप है नहीं रेसलमेनिया की। रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच तो वैसे फिक्स हो चुका है, देखते हैं ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में सिंगल्स जा रहा है या नहीं, क्योंकि जेकब फार्टू की इन्वॉल्वमेंट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैंने बताया था कि भाई बैड बनी और लोगन पॉल के मैच के रूमर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं रेसलमेनिया के लिए। कल मैंने बताया था कि लोगन पॉल ने भी ये आइडिया पिच करा था कि उनका मैच रेसलमेनिया में बैड बनी के साथ होना चाहिए। तो अभी 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं बैड बनी को लेकर, जिसमें रेसल वोट्स का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जनवरी मंथ में बैड बनी से रेसलमेनिया को लेकर बात कर ली है, और उनके हिसाब से भाई बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो बैड बनी हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है भाई वो रेसल ना करें, लेकिन किसी न किसी कैपेसिटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ब्रायन एल्वरेज की एक और रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान तो कर रही है लोगन पॉल और बैड बनी का मैच, लेकिन ये टैग टीम मैच होने वाला है, और भाई ये रेसलमेनिया में प्लान नहीं हो रहा है। हो सकता है रेसलमेनिया के बाद हमें कहीं किसी पेपर व्यू में ये मैच देखने को मिल जाए। अभी तो वैसे ये अर्ली रिपोर्ट्स हैं, हो सकता है भाई बैड बनी और लोगन पॉल का सिंगल्स मैच रेसलमेनिया में हो, जिसके बाद टैग टीम मैच बाद में प्लान करा जा रहा हो। चलिए अब बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में, जिनके लिए भाई बहुत बुरा सा फैक्ट निकल कर आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2023 की सर्वाइवर सीरीज़ में जब से उन्होंने रिटर्न करा है, एक ही पेपर व्यू सिंगल्स मैच उन्होंने जीता है, जो कि लास्ट ईयर का है, जहां उन्होंने रेसलमेनिया में जो हेनरी को हराया था। तो इमेजिन करो भाई फिलहाल रैंडी ओर्टन की हालत कितनी खतरनाक चल रही है, और करेंटली वैसे उनकी बुकिंग वैसी हो नहीं रही है जैसा फैंस देखना चाहते हैं। वैसे तो अभी वो एलिमिनेशन चेम्बर में हैं, लेकिन पता नहीं है कि उनका रेसलमेनिया का प्लान क्या होने वाला है। लेकिन भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को शायद रैंडी ओर्टन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे यहाँ रैंडी ओर्टन को लेकर एक और बुरा सा फैक्ट है, जहाँ इतने सालों में उन्होंने सिर्फ रेसलमेनिया को 2 बार ही मेन इवेंट करा है, लेकिन कोडी रोड्स ने 4-5 साल के अंदर 3-4 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लिया है। तो फैंस भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सोचो 4 साल में कोडी रोड्स ने 4 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लिया, लेकिन रैंडी ओर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ खास नहीं दे रही है। इस बार मौका है कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन का मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कराने का, लेकिन फिलहाल वो पॉसिबल लग नहीं रहा है। वैसे मैं बताना भूल गया कि नेक्स्ट जो रॉ होने वाली है एटलांटा जॉर्जिया से, वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट देने वाली है। अभी यहाँ स्पेशल क्या होने वाला है ये तो नहीं पता, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई जो रॉ की हालत चल रही है उसे अच्छा करने के लिए एजे स्टाइल्स के नाम का यूज़ कर रही है। रिपोर्ट्स हैं कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी रॉ में होने वाले हैं ट्रिब्यूट के लिए, तो शायद कुछ स्पेशल मैचेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी एजे स्टाइल्स का वैसे रॉ का स्टेटस फिलहाल पता नहीं है कि वो भी रॉ में होने वाले हैं या नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है भाई उनका कोई वीडियो पैकेज हमें देखने को मिल जाए। अभी वैसे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है एजे स्टाइल्स के बारे में कि उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में रिसेंटली देखा गया है,
वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो ट्रेनिंग करने के लिए ही आए हों, हो सकता है जो परफॉर्मेंस सेंटर में भाई NXT के ट्राई आउट्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए वो आए हों। लेकिन भाई अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस सेंटर में आ जाता है तो उसके रिटर्न के रूमर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो करेंटली अभी सोशल मीडिया पर यही बातें चल रही हैं कि हो सकता है भाई AJ स्टाइल्स भी वापस से रिटर्न कर लें और ये जो स्पेशल रॉ होने वाली है वहाँ AJ स्टाइल्स का हमें धमाकेदार रिटर्न देखने को मिल जाए। वैसे भी जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो पूरी तरह से रिटायर हो गए हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल तो AJ स्टाइल्स का भी रिटर्न होने वाला है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में भाई कभी वो रिटर्न कर लें। चलिए अब बात करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस की, जिसे WWE ने सऊदी अरेबिया से अनाउंस कर दिया है। ये पेपर व्यू हमें जून 27 को देखने को मिलेगा और ये इस साल का सऊदी का दूसरा पेपर व्यू होने वाला है। मैंने बताया था कि इस साल WWE 3 पेपर व्यू करवाने वाली है सऊदी अरेबिया से, तो भाई 2 तो यही हो जाएंगे और तीसरा शायद हमें नवंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि भाई शायद क्राउन जूल ही होगा। चलिए अब बात करते हैं दिसंबर में हुए सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, जिसमें जॉन सीना का लास्ट मैच हुआ था। तो अभी रिपोर्ट्स हैं कि भाई ये वाला इवेंट WWE का लार्जेस्ट गेट अरीना इवेंट बन चुका है, जिसमें WWE ने जॉन सीना के नाम पर बड़ी ही तगड़ी कमाई कर ली है। बताया जा रहा है कि 596 मिलियन के आसपास भाई कमा लिए हैं WWE ने इस इवेंट से। और अभी तक WWE ने जितने भी अरीना इवेंट करवाए हैं ये वाला सबसे बड़ा इवेंट था, जो कि बहुत ऑब्वियस सी भी बात है क्योंकि जॉन सीना यहाँ रिटायर हो रहे थे। मेरे हिसाब से तो अगर किसी स्टेडियम में भी ये शो होता तो शायद वहाँ भी इससे ज़्यादा कमाई हो सकती थी, पर WWE शायद उतना श्योर नहीं होगी कि जॉन सीना के अकेले दम पर स्टेडियम सेल हो जाएगा। लेकिन भाई ये अरीना वाला इवेंट ज़रूर जॉन सीना के नाम पर ही सेल हुआ है, क्योंकि और कुछ वहाँ देखने लायक था नहीं। वैसे अभी इसी इवेंट से एक और रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ब्रूस प्रिचर्ड ने बड़ा ही खतरनाक सा आइडिया पिच करा था, जिसमें उनका आइडिया था कि भाई जॉन सीना और गंतर का मैच पूरे 2 घंटे तक चलाना चाहिए और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बस यही मैच फीचर होना चाहिए, क्योंकि जॉन सीना का लास्ट मैच होने वाला था तो पूरा शो उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड होता। लेकिन फिर शायद जॉन सीना और ट्रिपल एच को ये आइडिया पसंद नहीं आया, इसीलिए हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली। इमेजिन करो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाता कि 2 घंटे तक गंथर और जॉन सीना लड़ ही रहे होते। वैसे इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िलहाल WWE में क्रिएटिव्स की हालत क्या चल रही है, क्योंकि ब्रूस प्रिचर्ड भी क्रिएटिव टीम में है और ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल कर लेकर आ रहे हैं। अभी ब्रॉक लेसलर का मैंने बताया था कि नेक्स्ट रॉ के लिए ब्रॉक लेसलर अनाउंस हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो वहाँ करने क्या वाले हैं। लेकिन अभी एक उड़ता उड़ता रूमर आया है कि शायद ब्रॉक लेसलर को WWE एलिमिनेशन चेंबर में डालने वाली है और इसीलिए ही स्पेशली उन्हें एलिमिनेशन चेंबर के पहले लेकर आया जा रहा है। लेकिन अभी बस 2 ही स्पॉट बचे हैं और दोनों मैचेस स्मैकडाउन और रॉ में बुक हो चुके हैं, जिनमें ब्रॉक लेसलर है नहीं। लेकिन हमें पता है कि भाई ब्रॉक लेसलर को क्वालिफाई करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, या तो वो ऐसे ही एलिमिनेशन चेंबर में अनाउंस हो जाएंगे या फिर किसी ना किसी को वो रिप्लेस करने वाले हैं। वैसे तो एक बार 2018 में WWE 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर भी करवा चुकी है, जिसमें शायद रोमन रेंज जीते थे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी सुपरस्टार को रिप्लेस करने वाले हैं ब्रॉक लेसलर। अभी रॉ में तो भाई ब्रॉन्सन रीड, एल ग्रांडे अमेरिकानो और जे ऊसो का मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच है। यहाँ हो सकता है ब्रॉन्सन रीड क्वालिफाई कर जाएं, जिसके बाद वो खुद का स्पॉट दे दें ब्रॉक लेसलर को, क्योंकि हमें पता है कि विजन, ब्रॉक लेसलर और पॉल हेमन का फिलहाल कनेक्शन चल रहा है। तो भाई पॉल हेमन कोई तिकड़म निकाल के ब्रॉक लेसलर को एलिमिनेशन चेंबर में डलवा सकते हैं। और भाई ये सब इसीलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट फ्यूड जो ब्रॉक लेसलर की रेसलमेनिया के लिए होगी वो एलिमिनेशन चेंबर से ही स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल उनका मैच मैंने बताया था कि LA नाइट और ओवा फेमी के साथ डिस्कस करा जा रहा है, जिसमें से ओवा फेमी के चांसेस अब कम हो गए हैं क्योंकि LA नाइट को भाई एलिमिनेशन चेंबर में डाला जा चुका है। और अगर ब्रॉक लेसलर जा रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर में तो लगभग पक्का ही हो जाएगा कि LA नाइट और ब्रॉक लेसलर का रेसलमेनिया में मैच हो रहा है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।